नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टोरीज विद सिमरन में। आज की कहानी का शीर्षक है धोखा। सुनीता की शादी को 5 साल गुजर गए थे, मगर अभी तक उसकी कोई औलाद नहीं थी। सुनीता बांझ थी, मगर उसने राकेश से झूठ बोल दिया था कि डॉक्टर ने कहा है कि उन्हें बच्चा बहुत जल्द हो जाएगा, और राकेश ने भी उसकी बात पर विश्वास कर लिया था। लेकिन अब सुनीता और ज़्यादा झूठ नहीं बोल पा रही थी। वो झूठ बोल बोल कर थक चुकी थी। उसने सोचा कि उसे सारी सच्चाई उसके पति को बता देनी चाहिए। अब वो उसे और धोखे में नहीं रखना चाहती थी। अपने पति को हकीकत बताने से पहले एक बार उसने अपनी माँ को फ़ोन किया और पूछा कि माँ, मुझे क्या करना चाहिए। मम्मी कहने लगी, तुम ऐसा करो कि अपने पति की दूसरी शादी करवा दो। तुम्हारा पति तुम्हारा एहसानमंद रहेगा और तुम्हें छोड़ने का कभी सोचेगा भी नहीं। मम्मी की बात सुनकर सुनीता को बहुत गुस्सा आया और साथ ही दुख भी हुआ। उसे यही लगा कि उसकी माँ उससे दुश्मनी निकाल रही है, क्योंकि सुनीता ने उनकी बहुत बदनामी कराई थी। वो गुस्से से बोली, मम्मी, मुझे आपसे इस बात की उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। इतना कहकर उसने गुस्से से फ़ोन बंद कर दिया। शाम के समय जब राकेश घर वापस आया, सुनीता को देखकर बोला, क्या बात है, तुमने कमरे में इतना अंधेरा क्यों कर रखा है। सुनीता बोली, मेरी तो किस्मत में ही अंधेरा लिख दिया गया। क्या करूं, मैं तो उजड़ गई हूँ। राकेश कहने लगा, तुम पागल तो नहीं हो गई हो? ऐसी बातें क्यों कर रही हो? मैं तुम्हारे पास मौजूद हूँ। भगवान का दिया हमारे पास सब कुछ है, फिर बैठे बिठाए तुम्हें क्या हो गया है। तब सुनीता ने राकेश को सब कुछ बता दिया कि वो बांझ है और वो कभी माँ नहीं बन सकती। आज वो डॉक्टर के पास चेकअप कराने के लिए गई थी। उसकी बात सुनकर पल भर के लिए राकेश के चेहरे पर उदासी उभर आई, लेकिन तुरंत ही उसने सुनीता का हाथ पकड़ लिया और कहा, कोई बात नहीं सुनीता, मेरे लिए तुम ही काफ़ी हो। मुझे तुम्हारे सिवा कुछ भी नहीं चाहिए। राकेश की तसल्ली देने पर सुनीता ने अपना मन ठीक कर लिया था। लेकिन एक दिन यह बात उसकी सास को पता चल गई और उनका मन बहुत ज़्यादा खराब हो गया। एक दिन उनकी पड़ोसन उनके घर आई हुई थी। तब सुनीता की सास उनसे कहने लगी कि तुम मुझे कोई अच्छी सी लड़की ढूंढ कर दो, क्योंकि मैं अपने बेटे की दूसरी शादी करवाना चाहती हूँ। तब पड़ोसन कहने लगी, तुम्हारी पहली बहू को क्या हो गया है जो तुम अपने बेटे की दूसरी शादी करवाना चाहती हो? तब उन्होंने जवाब दिया, बेचारी वो तो बांझ है, अब हमें अपना वंश बढ़ाना है ना, इसीलिए मुझे अपने बेटे की दूसरी शादी करनी पड़ेगी। यह सब बातें सुनकर सुनीता थर-थर काँपने लगी। जब राकेश घर वापस आया तो रो रो कर उसने सारी कहानी सुनाई। राकेश ने उसका हाथ पकड़ा और उसे कमरे से बाहर ले गया और अपनी माँ के पास खड़ा करके बोला, मम्मी, सुनीता के अलावा मैं किसी और लड़की के बारे में सोच भी नहीं सकता, और मुझे बच्चों से ज़्यादा अपनी पत्नी से मोहब्बत है। इसीलिए आज के बाद आप मेरी दूसरी शादी की चर्चा भी मत करना। उसकी सास ने गुस्से से सर झटका और कहने लगी, मैंने तो आज तक ऐसा मर्द नहीं देखा जो अपनी पत्नी के इस कदर नाज नखरे उठाता हो। राकेश की बातें सुनकर सुनीता का हौसला बढ़ गया था। वो बहुत खुश हो गई थी कि कितना प्यार करने वाला पति मिला है। उसने दिल ही दिल में भगवान को धन्यवाद दिया कि राकेश का प्यार उसके लिए ऐसे ही बनाए रखना। वो रात को खाना बनाने किचन में गई तो उसकी सास के कमरे से आवाज़ आ रही थी। उसने गौर किया तो वो अपनी बेटी से फ़ोन पर कह रही थी कि तुम चिंता मत करो, मैं सुनीता को तलाक दिलवाकर राकेश की दूसरी शादी करवा दूंगी। तुम ऐसा करो कि उसके लिए कोई अच्छी सी लड़की ढूंढना शुरू कर दो। यह बातें सुनकर सुनीता के दिल पर जैसे बोझ पड़ गया हो। उसे अब अपनी मम्मी का ख्याल आया, मगर पिछली बार उन्होंने जो मशवरा उसे दिया था उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था।
वह उसकी सास की तरह उसके पति की दूसरी शादी करवाना चाहती थी। उसने ना चाहते हुए भी अपनी मम्मी को फ़ोन किया और रोते रोते कहने लगी, मम्मी, मेरी ज़िंदगी पहले तो बहुत अच्छी थी, मगर जब से सबको इस बात का पता चला है कि मैं बांझ हूँ, तब से हर समय मेरे सर पर तलवार लटकती रहती है। मेरी सास पड़ोसन से कहती है कि मेरे बेटे के लिए रिश्ता ढूंढो, तो कभी अपनी बेटी से कहती है कि इस बार बहू मैं अपनी पसंद की लेकर आऊँगी, तुम अपने भाई के लिए रिश्ता ढूंढो। मम्मी, राकेश बहुत ही अच्छा इंसान है, मेरी खातिर अपनी माँ से लड़ जाता है, मगर आखिर है तो मर्द ही ना, कब तक मुझे अपने दिल की रानी बनाकर रखेगा। एक ना एक दिन तो उसे इस बात का एहसास हो ही जाएगा कि उसकी ज़िंदगी में भी एक बच्चा होना चाहिए और उसे दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। तब माँ ने उसे समझाते हुए कहा, मुझे एहसास है कि इस समय तुम पर क्या बीत रही होगी, इसीलिए तो मैंने बोला था कि तुम राकेश की दूसरी शादी खुद अपने हाथों से करवा दो। वह अपनी करोड़ों की जायदाद यूं ही तो छोड़कर नहीं जाएगा। जाहिर सी बात है उसे वारिस चाहिए होगा। आज नहीं तो कल वो दूसरी शादी के बारे में सोचने लगेगा। अगर तुम्हारे पति ने अपनी मर्जी की लड़की से शादी कर ली तो फिर सोचो तुम्हारा क्या होगा। मेरी मानो तो किसी गरीब घर की लड़की से उसकी शादी करवा दो। वो तुमसे दबकर और तुम्हारी एहसानमंद रहेगी और कभी भी तुम्हारी जगह हासिल करने की कोशिश नहीं करेगी। बच्चे पैदा करेगी तो तुम भी बराबर की माँ कहलाने की हकदार होगी। मम्मी की बातें सुनकर सुनीता को लगा कि वह बिल्कुल ठीक कह रही है। सुनीता ने अपनी माँ से कहा, मम्मी, आपकी नज़र में कोई ऐसी लड़की हो तो मुझे ज़रूर बताना। हालांकि यह बात सुनीता के लिए आसान नहीं थी कि वो खुद अपने ही हाथों अपने पति की शादी करवा रही थी, लेकिन यह उसकी मजबूरी थी और उसे राकेश पर विश्वास था कि राकेश का प्यार उसके लिए कभी भी कम नहीं होगा। इसीलिए वो घर वालों से चोरी छुपे राकेश के लिए लड़की ढूंढने लगी। असल में सुनीता गांव की रहने वाली थी। गांव के चौधरी और सरपंच की इकलौती बेटी थी। उसके माता पिता उस पर जान छिड़कते थे, लेकिन उसकी शादी उसके माँ बाप ने बचपन में ही तय कर दी थी और जिस लड़के से उसका रिश्ता तय किया था उसका नाम मनोज था। उसने कभी स्कूल तक नहीं देखा था, जबकि सुनीता ने इंटर किया था, लेकिन मनोज को तो अच्छे बुरे की तमीज तक नहीं सिखाई गई थी। गांव की हर दूसरी लड़की के साथ उसका चक्कर चलता था। उसकी इन्हीं हरकतों की वजह से सुनीता उससे बहुत ही नफरत करती थी। मनोज सुनीता को नाम से नहीं बल्कि राधा कहकर बुलाया करता था। एक बार मनोज उसके लिए गांव के मेले से कांच की चूड़ियां लेकर आया था और सुनीता मनोज की लाई हुई चूड़ियां अपने पैरों के नीचे डालकर तोड़ दी थी। यह देखकर मनोज की आंखों में आंसू आ गए थे, लेकिन मनोज इतना गिरा हुआ था कि अगले ही दिन वो किसी लड़की के साथ घूमने लगा। सुनीता अपने मम्मी पापा से इस बारे में बात करती तो वह कहते कि कोई बात नहीं, मनोज अभी बच्चा है, खुद ही संभल जाएगा। उसी साल उसके बड़े भाई ने गांव में अस्पताल बनाने की एप्लीकेशन दी हुई थी। उन्हीं दिनों एक टीम गांव में आई थी और ज़मीन वगैरह का परीक्षण कर रही थी। फिर गांव में एक बहुत ही बड़े से अस्पताल की बुनियाद डाली गई। वह सब लोग ही उसके पापा के डेरे में ठहरते थे। कुछ दिन बाद टीम वापस चली गई थी, मगर एक इंसान ऐसा था जो वापस नहीं गया था और उसका नाम था राकेश। उसे गांव की आबो हवा बहुत अच्छी लगी, इसीलिए उसने सुनीता के पिता से अनुमति लेकर कुछ दिन यहीं रहने का इरादा बना लिया था। एक दिन सुनीता अपनी सहेलियों के साथ निकली तो उसकी नज़र राकेश पर पड़ी। पहले ही नज़र में राकेश उसे पसंद आ गया। राकेश की आंखों की चमक बता रही थी कि सुनीता भी उसे पसंद आ गई थी। उसने सुनीता को अपना मोबाइल नंबर दिया। सुनीता ने मम्मी के फ़ोन से उसे फ़ोन किया और धीरे धीरे दोनों की मोहब्बत परवान चढ़ने लगी थी। राकेश ने सुनीता से कहा,
कि मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी में शामिल करना चाहता हूँ। तब सुनीता ने उसे अपने मंगेतर मनोज के बारे में सब कुछ बता दिया। राकेश सुनीता की बात सुनकर बहुत हैरान हुआ और कहने लगा, वह तो बहुत ही अजीब इंसान है। मैं तो उसके साथ 2 मिनट खड़ा रहकर बात भी नहीं कर सकता। तुम उसके साथ पूरी ज़िंदगी कैसे गुजारोगी? सुनीता ने राकेश से कहा कि तुम अपना रिश्ता लेकर मेरे घर आओ। हो सकता है मेरे माता पिता को मुझ पर तरस आ जाए। उसने सुनीता के पिता से उसका हाथ मांगा, मगर सुनीता के पिता ने मना कर दिया। पापा को सुनीता ने बहुत मनाने की कोशिश की, पर उसके पिता पर कोई असर नहीं हुआ। तब सुनीता ने राकेश को फ़ोन किया। राकेश ने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। और फिर सुनीता राकेश के साथ शहर भाग गई और उससे शादी कर ली। राकेश भी एक करोड़पति बाप का बेटा था, मगर उसकी सास पुराने विचारों की मालिक थी। उन्होंने घर से भागी हुई लड़की को बहू के रूप में स्वीकार नहीं किया था। उन्होंने सुनीता और राकेश के बीच फूट डालने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन राकेश एक अच्छा पति साबित हुआ। इसीलिए शायद आज सुनीता अपने पति की दूसरी शादी करवाने के लिए भी तैयार हो गई। अपनी सास से चोरी छुपे मोहल्ले की एक औरत को कुछ पैसों के बदले अपने साथ में मिलाया और उससे कहा कि तुम मुझे किसी मजबूर गरीब लड़की का रिश्ता ला कर दो और इस बात का किसी को पता नहीं चलना चाहिए। उस औरत ने बड़े ही गुप्त रूप से सुनीता को अपने घर पर बुलाया। उसने सुनीता को एक लड़की की तस्वीर दिखाई और कहा कि यह लड़की अनाथ है, अपने चाचा के साथ रहती है। इसकी चाची चाहती है जल्द से जल्द इसकी शादी हो जाए बस। बेटा, यह रिश्ता बहुत ही अच्छा है, इसको हाथ से मत जाने दो। यह बहुत ही सीधी साधी लड़की है, तुम्हारे सामने दब कर रहेगी। सुनीता का मन तो नहीं मान रहा था, पर उसने रिश्ता स्वीकार कर ही लिया। सुनीता तस्वीर लेकर घर पहुंची तो बड़ा अजीब सा मंजर देखने को मिला। उसका पति सोफे पर बैठा हुआ था और उसकी ननद उससे कह रही थी कि मैंने और मम्मी ने तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छी लड़की देखी है, तुम मुझसे शादी कर लो। तब राकेश ने कहा कि सुनीता के अलावा मैं किसी और को स्वीकार नहीं करूँगा। वह मेरी पत्नी है और मरते दम तक वही मेरी पत्नी रहेगी। जहाँ सास और ननद की बातों ने सुनीता का दिल छन्नी कर दिया था, वहीं राकेश की बातें सुनकर सुनीता को बहुत ही हिम्मत मिली थी। वो उनसे कुछ बोले बिना ही कमरे में चली गई। थोड़ी देर बाद राकेश कमरे में आया। वह कहने लगा, तुम मम्मी और दीदी की बातों को दिल पर मत लेना। सुनीता बोली, आप दूसरी शादी कर लें। राकेश बहुत हैरान हो गया। राकेश ने कहा, मैं ऐसा हरगिज नहीं कर सकता। तब सुनीता ने कहा, मुझे बच्चे की इच्छा है, आपकी शादी हो जाएगी तो हमारे घर भी बच्चे होंगे, मेरी ममता को सुकून मिल जाएगा। राकेश ने सुनीता की बात नहीं मानी और शादी से इनकार कर दिया और कमरे से बाहर चला गया, जबकि सुनीता वहीं बैठी रोती रही। सच तो यह है कि सुनीता बच्चों की इच्छा से नहीं, बल्कि राकेश को खोने की डर की वजह से ऐसा कर रही थी। खैर, किसी तरह रो रो कर सुनीता ने राकेश को दूसरी शादी के लिए तैयार कर ही लिया, मगर वो खुश नहीं थी। रागिनी जिस दिन उसकी सौतन बनकर उसके घर आई थी, उसकी सास ने खूब हंगामा मचाया था। उन्होंने राकेश के साथ बहुत लड़ाई की थी और कहा कि कम से कम दूसरी शादी तो मेरी मर्जी से कर लेता। सास को यूं जलता हुआ देखकर वैसे तो सुनीता को सुकून मिल जाना चाहिए, मगर उसने पूरी रात अंगारों पर गुजारी थी। वो पूरी रात रोती रही, ये सोचकर कि आज उसकी बाहों में कोई और सो रही होगी। दिन के 12 बज चुके थे। राकेश अभी तक कमरे से नहीं निकला था। सुनीता ने अपनी सौतन रागिनी से पूछा तो वह कहने लगी, राकेश तो सो रहे हैं। फिर सुनीता ने सोचा कि राकेश मुझसे नाराज हो गए, खुद ही जब मूड ठीक हो जाएगा तो कमरे से बाहर निकल आएंगे। राकेश की शादी को आज तीसरा दिन था, मगर वह अभी तक कमरे से बाहर नहीं निकला था। सुनीता को अजीब सा ख्याल सताने लगा तो वो उसके कमरे में चली गई। राकेश अपने मोबाइल पर बिजी था। कदमों की आवाज़ सुनकर बोला,
आ गई मेरी प्यारी रागनी। ये शब्द थे या हथौड़ा जो सुनीता के दिल पर आकर लगा था। वो वापस उन्हीं कदमों से लौट आई। क्या सिर्फ 3 ही दिनों में रागिनी ने राकेश को अपना बना लिया? सुनीता की आंखों से आंसू बहने लगे। सुनीता अपनी सास के कमरे की तरफ बढ़ी। तब उसे पता चला कि उसकी तो ननद भी आई हुई है। उसकी सास उसकी ननद से कह रही थी, देखा तुम्हारी माँ कितनी सयानी है। मैंने एक ही चाल चली कि सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। सुनीता बेचारी को तो यह भी नहीं मालूम कि उसने अपने पति की शादी जिससे करवाई है वह मेरी पसंद की लड़की है। और फिर राकेश भी रागनी पर पहले ही नज़र में फिदा हो गया था। और यह सब उस लालची औरत की वजह से हुआ जिसने सुनीता को बेवकूफ़ बनाया। मैंने सुनीता को खाने में बच्चा ना होने वाली इतनी गोलियां खिलाई हैं कि अब सच में वो बांझ बन चुकी है। यह सब सुनकर सुनीता का दिल फटने लगा। ये सब शब्द हैं कि पत्थर जो उसके शरीर पर बरस रहे थे। वो जल्दी से अपने पति के कमरे की तरफ गई ताकि उसको बता सके कि आकर अपनी माँ और बहन की बातें सुनो, उन्होंने मुझ पर कितना जुल्म किया है। जब वह राकेश के कमरे की तरफ गई तो उसने देखा कि राकेश रागिनी से कह रहा था, मैंने जज्बात में आकर बहुत ही गलत फैसला कर लिया था जब मैं सुनीता को भगाकर लाया था। शादी के कुछ ही समय बाद मुझे अपनी गलती का एहसास होने लगा था, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सुनीता के भाइयों को पता चल चुका था कि वो मेरे साथ आई है, इसीलिए वह मुझे फ़ोन करके धमकाते रहते थे कि हमारी बहन घर से भागी जरूर है, मगर अभी वह अकेली नहीं है। अगर तुमने हमारी बहन का ख्याल नहीं रखा तो तुम्हारा अंजाम बुरा होगा। मैं वहाँ रहकर आया था, मुझे पता था कि वह लोग कितने खतरनाक हैं, इसीलिए मैं सुनीता को छोड़ने का सोच भी नहीं सकता था। तब मम्मी ने मोहल्ले की एक औरत के साथ मिलकर मेरी पत्नी को पागल बनाया और उसी के हाथों मेरी शादी तुम्हारे साथ करवा दी। तुम भी मुझे पहले ही नज़र में भाग गई। जिंदगी भर अब तुम मेरे साथ रहोगी। हाय, मैं ये क्या सुन रही थी? यह वही राकेश था जिसकी वजह से मैंने खुद को दांव पर लगा दिया। सुनीता मन ही मन बोलते हुए रोने लगी और दबे कदमों से राकेश के कमरे में चली गई। राकेश सुनीता को अपने सामने देखकर हैरान हो गया। उसे शायद उम्मीद नहीं थी कि सुनीता उसका राज इतनी जल्दी जान लेगी। सुनीता बोली, राकेश, अगर तुम्हें मुझे छोड़ना ही था तो यूं ही छोड़ देते। मुझे बांझ बनाना जरूरी था क्या? किसी इंसान से भगवान की दी हुई सौगात छीन लेना उसका खून कर देने के बराबर नहीं होता है। तुम सबने मिलकर मुझे बेमौत मार दिया है। इतना कहकर वो उसके कमरे से निकलकर बाहर आ गई। राकेश उसके पीछे आया। कमरे का दरवाज़ा खटखटा रहा था, मगर सुनीता ने दरवाज़ा नहीं खोला। फिर सुनीता उसी रात राकेश के घर से और उसकी ज़िंदगी से हमेशा के लिए निकल आई। सुनीता अब एक अनाथ आश्रम में रहती है। उसने राकेश से अभी तक तलाक नहीं लिया है, क्योंकि अब उसे किसी भी मर्द पर विश्वास नहीं था, तो फिर तलाक लेने का क्या फ़ायदा। वो अपनी माँ से फ़ोन पर बात कर लिया करती थी। उसकी माँ उसे घर ले जाना चाहती थी, मगर सुनीता में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अपने भाइयों और अपने पिता का सामना कर सके। एक दिन सुनीता अपनी किस्मत पर बैठी आंसू बहा रही थी कि तभी गार्ड उसके पास आया। उसके हाथ में एक लिफाफा था। वो देते हुए कहने लगा, मैडम जी, यह लिफाफा एक आदमी आपके लिए देकर गया है। उस लिफाफे पर नज़र पड़ते ही उसे सबसे पहले राकेश का ख्याल आया। अब तो उसके नाम से भी नफरत हो गई थी, लेकिन फिर सुनीता ने सोचा कि राकेश उसके लिए इतना कब से मेहरबान हो गया। जो कुछ उसने और उसकी माँ ने उसके साथ किया, उसके बाद तो वो राकेश से किसी बात की उम्मीद ही नहीं कर सकती थी। कुछ सोचकर उसने लिफाफा खोला तो उसकी सांसें थम सी गई, क्योंकि उसमें वही रंग बिरंगी कांच की चूड़ियाँ थी जो कभी मनोज ने उसे दी थी। उन चूड़ियों को देखते ही मनोज का चेहरा उसकी आंखों के सामने घूमने लगा। हो ना हो यह चूड़ियाँ उसे मनोज ने ही भेजी होगी। वो फौरन दरवाजे की तरफ भागी और गार्ड से पूछा, यह चूड़ियाँ तुम्हें किसने दी? तो उसने बताया कि जिस आदमी ने
यह चूड़ियाँ दी थी वह कब का जा चुका है। लेकिन साथ ही उस आदमी ने कहा कि अगर सुनीता मैडम इन चूड़ियों को तोड़ दे तो तुम इन कांच की चूड़ियों के टुकड़े को संभाल कर रख लेना और मुझे दे देना। यह टूटी हुई कांच की चूड़ियों के टुकड़े मेरी पूरी जिंदगी की पूंजी है। मनोज अचानक उसके लब फड़फड़ाए। उसकी आंखों से बेतहाश आंसू बह रहे थे। लोफर और लापरवाह मनोज का चेहरा उसकी आंखों के सामने घूमने लगा। क्या मनोज को मैं अब भी याद हूँ? क्या मनोज अभी भी मुझसे मोहब्बत करता है? लेकिन मैं अब किसी पर विश्वास नहीं कर सकती। मन ही मन में सुनीता बोलते हुए वापस कमरे में आ गई और अगले दिन जब उसकी माँ उससे मिलने आई तो वो मनोज के बारे में पूछने लगी। मनोज के बारे में जो कहानी उसकी माँ ने सुनाई उसे सुनकर सुनीता का दिल तड़प उठा। उसकी माँ ने बताया कि जिस दिन तुम राकेश के साथ भाग गई उस दिन मनोज बहुत रोया। उसकी चीख से पूरा गांव अपना दिल थाम के रह गया। वह चीख चीख कर बस राधा राधा पुकार रहा था। सुनीता को याद आया कि मनोज उसे राधा ही तो पुकारता था। माँ ने बताया कि तुम्हारे जाने के बाद एकदम बदल गया है वो। उसने अपनी कुछ ज़मीन बेचकर गांव में एक स्कूल खुलवाया। उसे लगता था कि तुम उसे अनपढ़ होने की वजह से छोड़कर गई हो। स्कूल में टीचर रखकर उसने गांव के बच्चों को फ्री में पढ़ाना शुरू किया। साथ साथ शहर में अपना एक बिजनेस खड़ा किया जो धीरे धीरे तरक्की करता गया और अब भगवान की कृपा से मनोज के पास पैसे की कोई कमी नहीं है। लेकिन वो अब बहुत चुपचाप अपने आप में खोया रहता है। जब तुम्हारे पापा और मैं उसे देखते हैं तो हमें एहसास होता है कि उसकी हालत की जिम्मेदार हमारी अपनी बेटी है। वो अब भी तुम्हारे इंतजार में है। मनोज के बारे में सब सुनकर सुनीता की आंखों से आंसू बह रहे थे। वो अपनी माँ से बोली, माँ, लेकिन मैं अब कहाँ मनोज के काबिल हूँ। मैं तो एक बांझ और एक शादीशुदा औरत हूँ। लेकिन मैं एक बार मनोज से मिलकर उसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ क्योंकि मैं उसकी मोहब्बत को पहचान नहीं पाई और राकेश को हीरा समझकर पत्थर से सर फोड़ बैठी थी। वो जल्द से जल्द मनोज से मिलना चाहती थी। पता नहीं क्यों वो अपनी माँ के साथ मनोज के घर पहुँच गई। उस समय मनोज अपने घर पर नहीं था। नौकर ने उसे बाहर हॉल में बिठा दिया। उन्हें वहाँ बैठे काफ़ी देर हो गए लेकिन मनोज अभी तक नहीं आया था। तब सुनीता नौकर से पूछकर मनोज के कमरे में चली गई। ऐसा लग रहा था कि यह बहुत ही पढ़े लिखे इंसान का कमरा है, एकदम साफ सुथरा। और फिर अचानक से उसकी नज़र एक ऐसी चीज़ पर पड़ी कि वो वहीं दिल थाम कर बैठ गई। सामने की दीवार पर शीशे की फ्रेम में कांच की टूटी चूड़ियों के टुकड़ों से राधा लिखा हुआ था। इसका मतलब मनोज उससे उसी समय से सच्ची मोहब्बत करता था। वो ही उसकी मोहब्बत को पहचान नहीं पाई थी। मनोज ने जब उसे पहली बार चूड़ियाँ गिफ्ट की थी तब उसने उसे पैरों से कुचल कर तोड़ दिया था। मनोज ने उन चूड़ियों के टुकड़ों को आज तक संभाल कर रखा हुआ था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और उसे पता ही नहीं चला कब मनोज उसके पीछे आकर खड़ा हो गया और जब उसने राधा कहकर पुकारा तो वो अचानक पीछे मुड़ी। देखा तो वो मनोज को बिल्कुल पहचान नहीं पाई। लापरवाह सा, लोफर सा मनोज कहीं खो गया था। उसके सामने एक सज्जन व्यक्ति खड़ा था जिसे देखकर कह ही नहीं सकते थे कि वो अनपढ़ है। वो रोती हुई अचानक ही मनोज के सीने से लग गई। वो भूल गई थी कि वो शादीशुदा है और मनोज से उसका कोई संबंध नहीं है। मनोज बहुत देर तक यूं ही खड़ा रहा और वो मनोज के सीने से लगी रही। उसके मुंह से बस यही शब्द निकल रहे थे, मनोज, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारा दिल दुखाया। शायद इसीलिए भगवान ने मुझे इतनी बड़ी सज़ा दी है। बहुत देर बाद मनोज ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, मैंने तुम्हें कभी कसूरवार ठहराया ही नहीं। गलती तो मेरी थी जो मैं तुम्हारी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाया। वो आंसू पोंछती हुई मनोज के सीने से अलग हुई। थोड़ी देर बाद मनोज बोला, राधा, मेरे दिल के दरवाजे अभी तुम्हारे लिए खुले हुए हैं। मेरे दिल में
तुम्हारे सिवा कोई और लड़की नहीं है, चाहे तो आकर देख सकती हो। एक पल के लिए मनोज के चेहरे पर वही शरारत भर आई थी जो अब से 5 साल पहले वाले लापरवाह मनोज के चेहरे पर हुआ करती थी। सुनीता ने रोते हुए कहा, मनोज, अब मैं तुम्हारी मोहब्बत के काबिल नहीं हूँ। मैं एक शादीशुदा और एक बांझ औरत हूँ। जिस पर मनोज ने कहा कि राधा, तुम मेरे लिए अब भी वही 5 साल पहले वाली राधा हो जिससे मैं बेपनाह मोहब्बत करता था और आज भी उतनी ही मोहब्बत करता हूँ। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम शादीशुदा और बांझ हो। लेकिन सुनीता इतनी खुदगर्ज नहीं हो सकती थी कि मनोज की ज़िंदगी में रोशनी भरने के बजाय उसकी ज़िंदगी में अंधेरा भर देती। वो उसे बच्चों की खुशी नहीं दे सकती थी और राकेश ने जो उसे जख्म दिया था वो अभी ताज़ा था। उसका दिल अब किसी पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। मर्द तो मर्द ही होता है। कहीं ऐसा ना हो कि मनोज को भी कल बच्चों की चाहत होने लगे और वह उससे नज़रें चुरा ले। वो रोती हुई बाहर भाग गई और अपनी मम्मी का हाथ पकड़कर अपने घर वापस आ गई। उसके पिता और भाइयों ने भी उसकी हालत को देखते हुए उसे माफ़ कर दिया। अगले दिन फिर मनोज उसके पास आया और उसने उदासी भरे शब्दों में कहा कि राधा, मुझे नहीं पता था कि मेरी मोहब्बत इतनी खोखली है कि भगवान ने मुझे दूसरी बार मौका दिया और तब भी तुमने मेरी मोहब्बत को ठुकरा दिया। अगर आज तुमने मेरी मोहब्बत को नहीं अपनाया तो मैं हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारी ज़िंदगी से चला जाऊंगा। कभी लौटकर तुम्हारे पास नहीं आऊँगा। आज भी चूड़ियाँ तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। अगर तुम्हें मेरी मोहब्बत स्वीकार है तो उन्हें पहनकर बाहर आ जाना, नहीं तो इन्हें तोड़कर उनके टुकड़े मेरे पास ले आना। यह कहकर मनोज वह कांच की चूड़ियाँ उसके बेड पर रखकर चला गया। सुनीता बहुत देर तक उन कांच की चूड़ियों को देखती रही। भगवान ने उसे दूसरा मौका दिया था, एक सच्चे प्यार को पाने का मौका दिया था और अब वो उस मौके को छोड़ना नहीं चाहती थी। उसने वो कांच की चूड़ियाँ अपने हाथों में पहनी। जब वो बाहर निकल कर आई तो मनोज मम्मी के साथ बातों में बिजी था। उसने अपने हाथ पीछे कर रखे थे। उसे बाहर आते देखकर मनोज के चेहरे का रंग बदल गया था। शायद यही सोच रहा था कि वो चूड़ियों के टुकड़े करके लेकर आई होगी। और जब सुनीता उसके सामने आकर अपने हाथ सामने किए तो वह खुशी से झूम उठा। सुनीता हंसती हुई अपने कमरे में भाग गई। इधर शादी की तैयारियां शुरू हो गई। उधर उसके भाइयों ने राकेश से तलाक लेने के लिए कोर्ट में अर्जी दे दी। 1 हफ्ते में तलाक हो गया और उसकी शादी मनोज से हो गई। खुशी क्या होती है सुनीता को आज महसूस हो रही थी। सुहाग की सेज पर बैठी वो मनोज का इंतजार कर रही थी। जब मनोज कमरे में आया तो वो और भी सिमट कर बैठ गई और जब उसने सुनीता को बाहों में भरते हुए उसके कान में कहा कि राधा, मैंने तुमसे कहा था ना कि राधा सिर्फ कृष्ण की है, तब सुनीता शर्माकर अपना सर मनोज के सीने में छुपा लेती है। मनोज ने भी कसकर उसे अपनी बाहों में भर लिया। मनोज के साथ उसकी ज़िंदगी इतनी हसीन हो जाएगी ये उसने कभी नहीं सोचा था। मनोज के साथ 1 साल गुजर चुका था। मनोज उसका इलाज करवाना शुरू कर दिया था और डॉक्टर ने भी उम्मीद दिलाई कि इलाज के बाद वो माँ बन सकती है। एक दिन मार्केट में शॉपिंग करते हुए उसकी मुलाकात राकेश से हुई, लेकिन राकेश के चेहरे पर जरा भी रौनक नहीं थी। उसे देखते ही राकेश उसके पास आया और हाथ जोड़कर उससे माफ़ी मांगने लगा और कहने लगा, सुनीता, मैं और मेरी माँ ने तुम्हारे साथ जो किया उसकी सज़ा भगवान ने मुझे दे दी है। मेरी माँ पैरालाइज हो गई है। शादी के 1 साल बाद भी रागिनी प्रेग्नेंट नहीं हुई तो मैंने और रागिनी ने अपना टेस्ट करवाया जिसमें उसकी रिपोर्ट तो नॉर्मल निकली, लेकिन मेरी रिपोर्ट में आया कि मैं कभी बाप नहीं बन सकता। मैंने जो किया तुम्हारे साथ उसे सुधार तो नहीं सकता, लेकिन तुमसे हाथ जोड़कर माफ़ी ज़रूर मांग सकता हूँ। अगर तुम मुझे माफ़ कर दोगी तो हो सकता है तुम्हारी माफ़ी से मेरी ज़िंदगी में आए दुख थोड़े से कम हो जाएं। सुनीता ने कसकर मनोज का हाथ पकड़ा और राकेश से कहा कि राकेश, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है। जब भगवान ने तुम्हें तुम्हारे किए की सज़ा दे दी तो फिर भला मैं कौन होती हूँ तुम्हें सज़ा देने वाली। और इतना कहकर वो आगे बढ़ गई।
राकेश हारे हुए जुआरी की तरह उसे देखता रहा और सुनीता मनोज का हाथ थामकर आगे बढ़ गई। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यदि आपको ये कहानी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।